वेलकम टू एग्जाम्स एकेडमी प्लस। अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, ये इस सीरीज का 6th पार्ट है। अगर आपको फ्रॉम 1 to 5th पार्ट देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस सीरीज में हम लोग 400+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स का है उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले फिजिक्स को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 1 by 1 सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। कंटेंट्स जो है वो है वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, यानी इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इस क्लास का जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, आप वहां से उन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व यानी पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ये क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स 1995 का क्वेश्चन है। सो न्यूटन से पहले कौन बताया था कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स है वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होती है, यानी हम लोग अगर ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ पे आके गिरेगा, या तो न्यूटन बताया था। लेकिन न्यूटन से पहले कौन बताया था इस? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वड़ा मिहिर, ऑप्शन सी बुद्धगुप्त और ऑप्शन डी जो है वो ब्रह्मगुप्त। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा डी ब्रह्मगुप्त। न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त बताए थे कि सभी वस्तु जो है वह पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, यानी ग्रेविटेशन फोर्स का जो सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को किसने दिया था? ऑप्शन ए चार्ल्स न्यूटन, बी चार्ल्स बेबेज, सी आइजैक न्यूटन और डी जो है वो जॉन एडम्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सिद्धांत है वो दिए थे ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का कैपेसिटी होता है, यानी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने 1687 में उनका जो बुक था प्रिंसिपिया, उसमें में गति के नियमों को यानी मोशन के लॉ को बताया था। इसलिए उसको गुरुत्वाकर्षण के नियम से यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के नियम से के नाम से उन लॉ को जाना जाता है। और न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन और थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी आइजैक न्यूटन। ग्रेविटेशनल फोर्स के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सो इसका जो प्रतिपादन किया था ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस और डी आइंस्टाइन। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम दिया था वो है न्यूटन। ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है वह निर्वात मीन्स जहाँ पे कोई मीडियम नहीं हो वहाँ पे वह सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता, यानी वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है। बी वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है। सी सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है। डी वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे नहीं होता है, जिसके कारण वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से
एक सेब छोड़ा जाता है तो वह, यानी अंतरिक्ष में कोई चक्कर लगा रहा है, वहां से एक सेब को छोड़ेंगे तो वह पृथ्वी की ओर आके गिरेगा, यानी वह अर्थ पे आके गिरेगा। बी, कम गति से गतिवान करेगा, यानी कम वेलोसिटी से वो मोशन करेगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, यानी अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसी के साथ वह भी चक्कर लगाने लगेगा, मोशन करने लगेगा। डी, अधिक गति से गतिवान होगा, यानी उसका वेलोसिटी जो होगा वह अधिक होगा, यानी मोर होगा, ज़्यादा होगा। अंतरिक्ष में ग्रेविटेशन नहीं होता है, जिसके कारण सेब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कमी के कारण सेब जो है वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से वह गतिवान होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं पाती, क्योंकि पीसा का जो मीनार है वह झुकी हुई है, लेकिन उसके कारण वह झुकी होने के बावजूद भी वह गिर नहीं पाती है, क्योंकि इसका रीज़न है क्या है? ऑप्शन ए, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई, यानी वह टॉप, उसका जो अपर पार्ट है वहाँ पे वह पतला हो गया है, पतली हो गई है। बी, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। सी, इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, यानी उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह लो कंडीशन में रहता है। डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखाएं तल के अंदर रहती है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है यानी उसके तल के अंदर रहती है। पहले तो गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी वह पॉइंट है जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टोटल वेट है वह वर्क करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक स्थिर रहता है, यानी तब तक कांस्टेंट रहता है जब तक उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं उसके तल से होकर गुजरती है, यानी उसके बेस से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा गुरुत्व केंद्र यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाने वाली जो लाइन है वो उसके बेस के अंदर रहती है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसका वेट होता है। ऑप्शन ए 0, बी अपरिवर्तित यानी उसमें कोई चेंज नहीं होता है, परिवर्तनशील यानी उसमें चेंज होता है, डी सभी गलत है। तो जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो उसका वेट जो होता है वह चेंज नहीं होता यानी अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई यानी सेम हाइट से अर्थ पे गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पे पहुंचेगा? यानी लकड़ी को, मोम को और लोहा को हम लोग सेम हाइट से अर्थ पे फेंकेंगे तो कौन सा है, यानी लकड़ी पहले पहुंचेगा या लोहा पहुंचेगा या फिर मोम पहुंचेगा अर्थ के लेयर पे? अगर हम लोग लकड़ी, लोहा और मोम तीनों को सेम हाइट से अर्थ पे फेंकेंगे तो तीनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सब पे, तीनों पे जो होता है लकड़ी पे, लोहा पे और मोम पे, सब पे समान गुरुत्वीय त्वरण होता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पे, यानी हवा में एयर के प्रेजेंट में लोहा और लकड़ी यानी आयरन और वुड के समान भार की गेंद को अगर ले लेंगे, यानी दो बॉल लेते हैं, एक तो है लोहा का है और दूसरा एक आयरन का है और दूसरा जो है वह लकड़ी का है यानी वुड का है। अगर उसको हम लोग दोनों का वेट समान है, इक्वल है, तो अगर दोनों को हम लोग समान हाइट से यानी
इक्वल हाइट से नीचे फेंकेंगे तो ऑप्शन ए, पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेगी, यानी अर्थ पे आके दोनों एक साथ अर्थ पे एक साथ गिरेगा। सबसे एक पहले पहुंचेगी, एक बाद में गिरेगी, यानी पहले दोनों में से एक कोई पहले पहुंचेगा और दूसरा बाद में आएगा। उस पर लकड़ी की गेंद बाद में आएगी, यानी लकड़ी पहले लोहा का आएगा फिर लकड़ी का आएगा। और ऑप्शन डी, कुछ अंतराल में गिरेगी, यानी दोनों के बीच में कुछ इंटरवल होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी पहले लोहे की गेंद गिरेगी आएगी, उसके बाद लकड़ी की गेंद आएगी। इसका रीजन जो है वो है हवा की अनुपस्थिति, यानी हवा जब अब्सेंट हो, यानी हवा नहीं हो, तो हवा की अनुपस्थिति में, अब्सेंस में लोहे और लकड़ी के समान वेट को हम लोग समान हाइट से गिराएंगे तो एक साथ पहुंचेगा। यानी हवा यानी एयर जब प्रेजेंट हो तो लकड़ी और लोहे दोनों को हम लोग सेम हाइट से गिराएंगे तो दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचेगा। लेकिन जब हवा प्रेजेंट हो यानी एयर प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में अगर लकड़ी और लोहे दोनों की का जो समान वेट का जो गेंद है यानी बॉल है, उसको अगर हम लोग समान हाइट से गिराएंगे तो पहले लोहे की गेंद पहुंचेगी, उसके बाद लकड़ी की गेंद पहुंचेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। और इसका रीजन जो है वह पृथ्वी पर चंद्रमा पे पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। चंद्रमा पे अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और चंद्रमा पे मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। और ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है ए बी सी डी, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चंद्रमा यानी मून जो है वह अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट यानी उपग्रह है। मून जो है अर्थ का ओनली वन सैटेलाइट है। चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी 1/6 होता है। अगर अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 600 kg है तो वह मून पे 1/6 होता है, यानी 600 का 1/6 यानी 100 kg वह मून पे होगा और अर्थ पे हो जाएगा 600 kg। तो इसका जो कथन है यानी चंद्रमा पे मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये तो सही है ऑप्शन। इसका जो रीजन है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता यानी ग्रेविटेशन नहीं होता, इन दोनों में रिलेशन नहीं बन रहा है। कथन सही है, यानी पहला तो सही है परंतु इसका रीजन जो है वह रीजन मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किसी पिंड का भार यानी किसी बॉडी का वेट, ऑप्शन ए, पृथ्वी तल पे सब जगह समान होता है यानी अर्थ के लेयर पे हर जगह इक्वल होता है। बी, ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है यानी पोल्स पे मैक्सिमम होता है। सी, विषुवत रेखा पर अधिक होता है यानी इक्वेटर पर अधिक होता है, ज़्यादा होता है। और डी, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक होता है यानी मैदान में प्लेन में की अपेक्षा जो माउंटेन है उस पर ज़्यादा होता है। क्वेश्चन क्या है, किसी बॉडी का वेट, कोई भी बॉडी का वेट जो होता है वह इक्वेटर यानी 0 डिग्री, इक्वेटर का वैल्यू जो होता है वो होता है 0 डिग्री। इक्वेटर पे मिनिमम होता है यानी कम होता है, सबसे कम इक्वेटर पे होता है और सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा जो होता है वह पोल्स पे होता है यानी 90 डिग्री। तो सबसे मिनिमम होता है इक्वेटर पे और सबसे अधिक होता है, ज़्यादा होता है पोल्स पे। तो यहाँ पे ध्रुवों पे यानी पोल्स पे सर्वाधिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी बॉडी का वेट सबसे कम होता है इक्वेटर पे और सबसे अधिक होता है पोल्स पे। मानव शरीर का भार होता है यानी ह्यूमन बॉडी का वेट होता है
ध्रुवों पे अधिकतम यानी पोल्स पे मैक्सिमम। पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान होता है यानी अर्थ के लेयर पे सब जगह इक्वल इक्वल होता है। विषुवत रेखा पे अधिकतम यानी इक्वेटर पे मैक्सिमम होता है। मैदानी भागों की अपेक्षा पहाड़ों पे अधिक होता है यानी प्लेन्स पे कम होता है और माउंटेन्स पे अधिक होता है। विषुवत रेखा पे अधिकतम, विषुवत रेखा पे मिनिमम होता है। ध्रुवों पे अधिकतम यानी पोल्स पे अधिकतम होता है, सही है। विषुवत रेखा पे अधिकतम नहीं मिनिमम होता है और पोल्स पे अधिकतम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है यानी किसी भी बॉडी का वेट सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होता है? ए वायु यानी एयर में, बी वाटर, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। तो इन मीडियम में सबसे ज़्यादा वेट किस में होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शन में हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा वेट होता है। किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है और उसका जो वेट होता है वह दो चीज़ पर डिपेंड करता है यानी किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है लेकिन वेट हमेशा चेंज होते रहता है। और यह है दो चीज़ पे यानी दो चीज़ पे यह डिपेंड करता है। पहला है गुरुत्व बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है पिंड पर लगने वाला उत्क्षेप बल यानी किसी भी बॉडी पे लगने वाला अपथ्रस्ट फोर्स। और जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है वायु, जल यानी एयर, वाटर, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो इसमें इस ऑप्शन में हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का हल्का और विरल, विरल मतलब जहाँ पे सघन माध्यम में वो होता है जहाँ पे पानी होता है और विरल माध्यम में पानी नहीं होता है। तो क्या है, विरल माध्यम है। और हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का है, अतः जो इसके द्वारा जो अपथ्रस्ट फोर्स यानी उत्क्षेप बल क्या हो जाएगा, सबसे मिनिमम होगा। अतः पिंड का यानी बॉडी का वेट जो होगा हाइड्रोजन में सबसे अधिक होगा यानी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के समान त्वरण के साथ यानी एक्सेलरेशन के साथ गिराया जाता है। यानी कोई भी एक ऊंचा बिल्डिंग है वहां से एक बॉल को 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान एक्सेलरेशन के साथ ऊपर से नीचे नीचे फेंका जाता है। तो 3 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी ए का वैल्यू जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। टाइम 3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड और यू का जो वैल्यू है वो 0 दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला v बराबर u प्लस ए टी। तो v का वैल्यू जो है वो है 0, सॉरी v बराबर u प्लस ए टी। तो u का वैल्यू 0 है, a का है 9.8, t का जो है वो 3 सेकेंड हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 29 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा यानी विनाशकारी अर्थक्वेक के कारण के गुरुत्व यानी के कारण त्वरण का वैल्यू क्या होगा? उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे सब में सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 980 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
या इससे, या तो इतना होगा नहीं तो इससे अधिक हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है उसका इसका करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु का यानी एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास जो है वो 100 kg है। अगर चंद्रमा पे यानी मून पे गुरुत्व यानी त्वरण का जो वैल्यू है जानते हैं 1/6 होता है, तो चंद्रमा पे वस्तु का मास होगा, यानी चंद्रमा पे वस्तु का वेट कितना हो जाएगा, मास कितना होगा। 100 kg दिया हुआ है, तो चंद्रमा पे इसका वेट जो होगा 100 kg ही होगा, क्योंकि चंद्रमा पे जी का मान अर्थ के जी के मान का 1/6 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। भारहीनता होती है यानी वेटलेस होती है, ऑप्शन ए ग्रेविटेशन की शून्य कंडीशन, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है। बी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कम होता है निर्वात की स्थिति में, यानी जहाँ पे ऑप्शन सी जो होता है वह निर्वात के कंडीशन में भारहीनता होती है यानी वेटलेस होता है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारहीनता होती है वो होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, यानी ग्रेविटेशन का जो शून्य जीरो कंडीशन जो होता है शून्य स्थिति वो होती है भारहीनता होती है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, भारहीनता क्या है? भारहीनता वह कंडीशन है जब पृथ्वी का यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर की ओर लगने वाले ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है उससे बैलेंस हो जाए तो भारहीनता हो जाती है, यानी वेटलेस हो जाता है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? रेडियम जो एलिमेंट है उसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी 1898 में। 1898 में मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज 1895 में डब्ल्यू के रोएंटसन के द्वारा किया गया था और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था 1796 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी अपने कक्ष में यानी अर्थ अपने ऑर्बिट में लगभग 4400 किलोमीटर पर आवर की गति से घूमती है, यानी अर्थ जो है अपने ऑर्बिट में 4400 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से घूम रही है। लेकिन इस तेज गति को हम इस तेज मोशन को हम लोग स्पीड को हम लोग फील नहीं कर पाते। इसका रीज़न क्या है? पृथ्वी के आकार की अपेक्षा में हम बहुत छोटे, यानी अर्थ का जो शेप है उसके कंपेरिजन में हमारा जो हम क्या है यानी ह्यूमन जो है बहुत छोटा है। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। ऑप्शन सी संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान है यानी मोशन में है। डी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। हम लोग जो है वो अर्थ का जो घूर्णन यानी अर्थ जो घूम रही है उसको हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने कक्ष में यानी अपने ऑर्बिट में पृथ्वी का जो स्पीड है की अपेक्षा हमारी गति जो है वो शून्य है, यानी अर्थ घूम रहा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अपने कक्ष में पृथ्वी की गति यानी अपने ऑर्बिट में अर्थ का जो स्पीड है वो
हमारे की अपेक्षा हमारी गति जो है वो 0 है, जिसके कारण हम लोग इस तेज गति को फील नहीं कर पाते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक सडन गायब हो जाए, लुप्त हो जाता है, तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा, यानी तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। अर्थ में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर वह अचानक गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर अचानक लुप्त हो जाएगा तो वेट जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो वेट 0 हो जाएगा, लेकिन मास जो है वो वही रहेगा, मास जो पहले था सेम रहेगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। वस्तु का द्रव्यमान 0 हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। नहीं, इसका ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। वस्तु का भार यानी वेट 0 हो जाएगा, लेकिन उसका जो मास है वो वही रहेगा, जो पहले उसका मास था वही रहेगा, लेकिन उसका वेट जो है वो 0 हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता, नीचे नहीं गिरता, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण यानी अर्थ का अट्रैक्शन जो होता है वो, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, उसके स्पीड के लिए आवश्यक जो एक्सेलरेशन जो है वो प्रदान करता है, इसलिए वह अर्थ पे आके नहीं गिरता है। यह यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 का क्वेश्चन है, यानी 2011 में यह क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के इफेक्ट के कारण होता है, जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, बी पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सी सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, और डी जो है वो उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर यानी पृथ्वी द्वारा सैटेलाइट पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, यानी कृत्रिम उपग्रह जो है वो अर्थ से हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन ए डॉपलर इफेक्ट के द्वारा, बी रडार के द्वारा, सी सोनार के द्वारा, और डी जो है वो पल्सर के द्वारा। तो हम लोग कृत्रिम उपग्रह को अर्थ से किस चीज़ से ट्रैक कर सकते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह को हम लोग अर्थ से डॉपलर इफेक्ट के द्वारा हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट होगा। और यह ट्रैकिंग जो है वह या तो ट्रांसमीटर और रिसीवर की हेल्प से की जाती है, और डॉपलर इफेक्ट के कारण ही यह ट्रैकिंग संभव है। ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कल के सेशन में।